हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल में। 10वीं कक्षा की इकाई 2 अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी चौथी कक्षा है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके अभ्यास से लिए गए हैं, जो आपके पुस्तक के पीछे अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें कुछ विकल्प शामिल हैं, कुछ क्रियाकलाप शामिल हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई विलयन है, यदि कोई विलयन है जो क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि उसका पीएच क्या होगा, पीएच मान। पीएच पत्र पर जब हम प्रयोग करेंगे तो उसका पीएच क्या होना चाहिए। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, एक दिया है 1, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 5 और चौथा दिया है 10। अब लाल लिटमस है और वह विलयन को नीला करेगा अगर, तो हमने एक ट्रिक पढ़ी है, वो क्या है आपकी, छालानी। मतलब क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और हमने एक बात और पढ़ी है कि जो क्षार के पीएच मान होते हैं वो कितने से ऊपर होते हैं, वो 7 से ऊपर होते हैं। मतलब 7 से लेकर 14 तक। तो 7 से 14 तक इनमें कौन सा विकल्प है, ये तो है नहीं, ना ये है ना ये, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, तो 10 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस आधार पर ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है, यदि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। पहली बात तो एक बात ध्यान रखें कि अंडे का जो कवच होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। अंडे का जो कवच है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब CaCO3। ये अंडे का कवच इस पदार्थ का बना होता है। सफेद रंग का जो बाहर का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि यदि ये इससे क्रिया करेगा तो कौन सी गैस उत्पन्न करेगा। और चूने के पानी को ये विलयन क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि यह विलयन कौन सा होगा। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है NaCl, दूसरा ऑप्शन दिया है HCl और तीसरा है LiCl लिथियम क्लोराइड, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। देखिए ये कह रहे हैं कि एक गैस उत्पन्न करता है, और गैस उत्पन्न तब होगी जब वह यौगिक काय में टूटेगा, आयनों में टूटेगा, है ना। और जब वो आयनों में टूटेगा तो जो NaCl है, तो NaCl काय में टूटेगा, Na+ + Cl-, इसमें तो कोई गैस है नहीं। ठीक, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ले लें LiCl, तो ये लिथियम + Cl-, इसमें भी कोई गैस नहीं है। KCl K+ + Cl-, इसमें भी कोई गैस नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, HCl। क्यों, क्योंकि ये H, अगर ये 2HCl है तो ये 2H+ या H2 जो गैस होगी और क्लोरीन जो है वो मुक्त होगी, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होगी और यही क्या कर देगी, चूने के पानी को दूधिया कर देगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 8 ml विलयन। क्या क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 8 ml
ठीक है, क्या कर देता है यह विलयन, इसको क्या कर देगा, पूर्ण रूप से उदासीन कर देगा। मतलब NaOH प्लस HCl जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये Na और Cl बना लेगा, NaCl प्लस ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा H2 और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएगा H2O। अब जल बन गया और जल का पीएच कितना होता है 7, मतलब ये क्या हो गया उदासीन। और वैसे भी ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा गया है कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 8 ml एक दूसरे को उदासीन करते हैं, तो यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना लिया जाए 20 ml, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना लेना होगा। तो सिंपल सी बात है, जो परसेंटेज यहां पर है वही परसेंटेज यहां होगा। ठीक है, अब यहां पर परसेंटेज क्या है 10 दूनी 20, 10 का 2 गुना कितना होगा 20, तो 8 का 2 गुना कितना होगा 16। तो यहां पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16। आपके ऑप्शन में एक दिया हुआ है 4 ml, दूसरा दिया हुआ है 8 ml, तीसरा दिया हुआ है 12 ml और चौथा दिया हुआ है 16 ml। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 ml। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो यहां बोला गया है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती। अपच, अपच मतलब पेट में खराबी। पेट में जब खराबी होती है मतलब अम्लता क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो अम्लता के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है किसी क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, दूसरा दिया हुआ है एंटी दूसरा है एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी, तीसरा दिया हुआ है एंटासिड मतलब प्रतिअम्ल और चौथा दिया हुआ है एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन्होंने क्वेश्चन क्या किया था कि यदि किसी व्यक्ति को क्या है अपच है, पेट में खराबी है या किसी कारणवश जो है अपच में पेट के अंदर क्या है अमाशय में अपच है, तो उसके उपचार हेतु इनमें से कौन सा उपयोग में लाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा एंटासिड, मतलब अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो उसके लिए प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब लेकिन इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो ये प्रतिजैविक क्या कहलाता है, प्रतिजैविक वो होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे शरीर में किसी कारणवश रोगाणु जीवाणु विषाणु कीटाणु पहुंच गए भोजन के साथ, तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है पेट के रोगाणुओं को खत्म करता है और उनसे होने वाले उनके विकास को रोकता है कि ताकि वो और विकास ना कर सके, तो वो कहलाते हैं आपके एंटीबायोटिक। जैसे आपका क्या हो गया, बाजार जाते हैं दुकान पे मेडिकल शॉप पे, तो आप क्या लिख के आते हैं पैरासिटामोल, ठीक है, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये टैबलेट लेके आते हैं आप पैरासिटामोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन। और जब एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी होती है तो उस समय जो है आप क्या उपयोग करते हैं मॉर्फिन, कोडीन, इस प्रकार के जो है पदार्थ जो है टैबलेट वगैरह आती हैं। पीड़ाहारी होती क्या है, पीड़ाहारी का मतलब क्या है पेन किलर,
ये क्या है आपकी पेन किलर। टीवी में सुनते होंगे आप, या फिर किसी प्रोग्राम में, मूवी में देखते हैं कि भाई किसी को किसी कारणवश चोट लग गई या कुछ हो गया तो उसको टेबलेट दी जाती है कि मैं पेन किलर खा लूँ। तो पेन किलर क्या है आपकी, यही है जो पीड़ा को हरती है, पीड़ा हारी है। तो ऐसी पदार्थ या ऐसी औषधियाँ जो किसी चोट या किसी घाव को भरने के लिए या उसकी पीड़ा को हरने के लिए उपयोग की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं आपकी एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी कहलाती हैं औषधियाँ। ठीक है, प्रतिअम्ल हमने पढ़ा ही हुआ है कि ये क्या करता है, अम्लता को नष्ट करता है। जैसे इनो हो गया बाजार में आने वाला, या फिर कई बार हम जलजीरा भी उपयोग कर लेते हैं इसके रूप में। ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, ये कुछ क्या है आपके एंटासिड हैं। इसके बाद एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो सड़न को क्या करे, रोके। सड़न को रोके मतलब क्या होता है, कई बार चोट लगने पर हमें क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, इस कारण से घाव हो जाता है। इस घाव को भरने के लिए क्या होती हैं, कुछ औषधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, और ये औषधियाँ क्या होती हैं, एंटीसेप्टिक। जैसे हम देखते हैं कि डिटॉल से घाव साफ कर दिया, या फिर स्प्रिट आती है जिससे डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे जो हमारी कॉटन होती है रुई, उससे घाव को साफ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके एंटीसेप्टिक हो गए, डेटॉल हो गया। ठीक है, या फिर फिनॉल भी हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ उपयोग है। या फिर बोरेक्स भी यूज करते हैं। ठीक है, बोरेक्स हो गया, डेटॉल हो गया। ये क्या है, ये वास्तव में एल्कोहल के जो है पदार्थ कहलाते हैं। और बोरेक्स जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट का एक यौगिक है, उसी श्रेणी का। ठीक है, तो इनके बारे में ये समझ लिया हमने कि कौन से चीजें क्या करती हैं, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। और हमारा जो प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है उसे हम हल्दी बोलते हैं। जो प्राकृतिक एंटीसेप्टिक यूज करते हैं हम घर पे, हल्दी या टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक जो है इसके यूज में हम लाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें इनके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से जो कुछ क्वेश्चन समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों को आपको शब्द समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब उसकी रासायनिक अभिक्रिया बनानी है। और साथ साथ में उनको ये भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हों, संतुलित मात्रा में हों। ठीक है, संतुलित हों। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला दिया हुआ है, पूछा गया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है। क्या बोला है इन्होंने, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 जो है जब काय से अभिक्रिया करेगा, दानेदार जिंक के टुकड़े से अभिक्रिया करेगा। तो जब ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ 2 कर दो और यहाँ 2 कर दो, तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4, वो भी कितने 2, और प्लस ये क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस 2H2। ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। हमारा समीकरण संतुलित भी है, 2 जिंक हैं, यहाँ भी 2 जिंक हैं, सल्फेट 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। ठीक है, समीकरण संतुलित हो। दूसरा है कि क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी से अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl जब है कैसे अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम की पट्टी से अभिक्रिया करेगा। तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाना चाहिए इसको, ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा Mg, ये कितने हो गए क्लोरीन 2, तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन कितने बचे 2, तो क्या बना दो H2, ये हाइड्रोजन गैस हो गई मुक्त। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। तीसरा पूछा गया है कि
क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण से अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब अभिक्रिया करेगा एल्यूमिनियम चूर्ण से, ठीक, तो क्या पदार्थ निर्मित होगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। 2Al, तो क्या बनाएगा Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक, तो ये अभिक्रिया हो गई और ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। ठीक, यहां लिखते भी चले भाषा के रूप में कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है आपका एल्यूमिनियम चूर्ण। जब इसने अभिक्रिया की तो ये क्या बनाया, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया इसने, मुक्त कर दिया। ठीक, चौथी अभिक्रिया बोली है इन्होंने कि क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की रेतन से अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब लोहे की रेतन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये दो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ये इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हमारा समीकरण किस अवस्था में आ जाए, संतुलित अवस्था में आ जाए। तो ये क्या हो गया FeCl2, क्या बना लिया इसने FeCl2 फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, और ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो सारे के सारे समीकरण हैं, सारी की सारी जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, इनमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, अम्ल हैं, वो भी कैसे, प्रबल अम्ल, और ये सारी की सारी क्या हैं, धातुएं हैं, मेटल। ठीक, तो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हमने पढ़ा हुआ है कि क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं और किसी लवण का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे लवण हो गए, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ पर एक होमवर्क के रूप में हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि इनके अलावा यदि HCl अभिक्रिया करे कॉपर से, सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करे मैग्नीशियम से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करे लिथियम से, और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करे ये तो वही हो गया, चलो यहाँ लोहा ले लो। ठीक, इनकी समीकरण की अभिक्रियाएं आपको करनी है। ठीक, ये होमवर्क नंबर 1 हो गया। ठीक, अभी हम और देते चलेंगे क्लास में, तो उनको आपको कॉपी में अलग से नोट करना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन होती है, लेकिन अम्ल की तरह इसका वर्गीकरण नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन है H+ आयन, लेकिन इनका वर्गीकरण जो है वो अम्ल के जैसे नहीं है। क्या कारण है, तो देखो
एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH हो गया, या C2H5OH हो गया, या C3H7OH हो गया, या C4H9OH हो गया। तो ये क्या है, इनके फॉर्मूले हैं। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। क्या हम इसको अगर रासायनिक फॉर्मूले में बांटेंगे तो क्या ये बट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे इनके आयन? नहीं। अब ये CH3 प्लस बना लेगा और OH माइनस बना लेगा। तो OH माइनस है, अगर H प्लस होते तो ये किसी कारण वश हो सकता था कि अम्ल की तरह अभिक्रिया दे देता, या उसके जैसे इसका वर्गीकरण होता, लेकिन ये अम्ल के रूप में, आयनों के रूप में नहीं टूट रहा है। यही कारण है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक क्रियाकलाप में कि जब तक कोई पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार तब तक नहीं करेगा यदि वो आयनों में ना टूटे। ठीक है, तो यहाँ पे आयनों में नहीं टूट रहा है। अब इसमें तीन तीन पदार्थ हैं, ठीक है, तीन तीन तत्व तो मिले हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये कैसे टूटेंगे, तो ये अम्ल की तरह व्यवहार इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनके आयन जो हैं वो हाइड्रोजन आयन के रूप में ये टूटते नहीं है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, स्पष्टीकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, आश्रित जल में, आश्रित मतलब डिस्टिल्ड वाटर में विद्युत का चालन नहीं होता जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। क्या बोला है इन्होंने कि आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता जबकि वर्षा के जल में होता है। क्यों, तो इसका कारण सीधा सीधा है कि आश्रित जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, और 7 पर कोई भी पदार्थ क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। और अगर 7 पे कोई पदार्थ उदासीन कहलाएगा तो वो कैसे विद्युत का चालन कर सकता है जबकि उसका जो यौगिक है वो आयनों के रूप में टूटता नहीं है, ना H प्लस आयन के रूप में, ना OH माइनस के रूप में। जब ये आयनों के रूप में नहीं टूटेगा तो ये किसी भी प्रकार से विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा के जल का पीएच 7 से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है कि कम, 7 से हमेशा होता है कम। और जब ये 7 से कम होगा तो ये किस प्रकृति का होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। और जब ये अम्लीय प्रकृति का होगा तो निश्चित तौर पर इसमें H प्लस आयन होंगे, और H प्लस आयन ही तो क्या करते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस आयन विद्युत का चालन करते हैं। कोई भी यौगिक हो विद्युत का चालन वो तब करेगा जब वो क्या हो, आयनों के रूप में टूटे। ठीक है, अब इसी होमवर्क में और ऐड कर लो कि आपको ये बताना है कि ये पदार्थ विद्युत का चालन करेंगे या नहीं। NaCl का पाउडर, पाउडर ध्यान रखना, विलयन का नहीं बोला, NaCl का विलयन, ये नमक का पाउडर है ठोस, ये नमक का विलयन है। फिर C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का पाउडर, और CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा विद्युत का चालन करेगा या कौन सा विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। तो ये वही क्वेश्चन हो गया अभी वाला, आयनों के कारण, कि अगर जल की अनुपस्थिति है और जल की अनुपस्थिति अगर है तो आपके H प्लस या OH माइनस जो होंगे वो आयनों के रूप में नहीं बटेंगे। यही कारण है कि उसमें विद्युत जो है
अम्लीय प्रकृति वो नहीं दर्शाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन 9 कि 5 विलयन दे दिएगा ये आपको, कौन कौन सी, ए बी सी डी और ई। इन 5 विलयनों के पीएच बोले हैं, ये क्या है आपके विलयन है, और इनके पीएच कितने दिए हुए हैं, एक का दिया है 4, एक का 1, 11, 7 और 9, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। ठीक है, यहाँ पर हम ये सारे के सारे जो हैं आपको होमवर्क के रूप में ही देंगे हम, और इनमें हम सिर्फ आपको स्पष्टीकरण ये बता देंगे कि सारे जो अम्ल होते हैं उनके पीएच कितने होते हैं, 7 से कम होंगे, और सारे के सारे जो क्षार होंगे उनके पीएच क्या होंगे, 7 से ज्यादा होंगे, और जो उदासीन होगा वो क्या होगा, 7 पर होगा। इनमें से आपको ये छांटना है कि कौन सा इनमें अम्ल है और कौन सा क्षार है। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, जैसे प्रबल अम्ल है तो वो 0 से 3.5 पर होगा उसका पीएच, यदि वो दुर्बल अम्ल है तो 3.5 से 7 के बीच होगा उसका पीएच, 7 के बीच मतलब 6.9 तक। यदि ये क्या है, दोनों के दोनों प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, यदि वो प्रबल क्षार है और यदि वो दुर्बल क्षार है, तो दुर्बल क्षार का कितना होता है, 7.1 से लेके 10.5 तक, और प्रबल क्षार का होता है 10.5 से लेकर 14 तक। ठीक, तो अब ये आपको इसमें बताना है कि कौन सा प्रबल अम्ल होगा, ए बी सी डी और ई, और फिर उनके जो है पीएच मान आपको लिखने हैं होमवर्क में। जैसे एक बताए दे रहे, ये ए विलयन है, इसका पीएच कितना है, 4, तो सिंपल सी बात है ये 7 से क्या है, कम है, तो ये अम्ल है पहली बात, तो हमें सिर्फ यहां देखना है। अब इसका पीएच 0 से 3.5 तो है नहीं, इसका पीएच कहाँ है, 3.5 से 6.9 के बीच, तो ये क्या हुआ, दुर्बल अम्ल हुआ, क्या हुआ, दुर्बल अम्ल। तो इसी प्रकार से बाकी सबके आपको पता करनी है, और साथ साथ में पांचों की 5 एक क्या करनी है, श्रेणी बनानी है। जैसे 1 है, ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगा आपका 4, लेकिन ये किस क्रम में लिखने हैं, आरोही क्रम में लिखने हैं, मतलब बढ़ते क्रम में। तो ये 1 हो गया, फिर 1 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 7, 7 से ज्यादा 9, 9 से ज्यादा 11, तो ये इस क्रम में भी जमाने हैं आपको सारे के सारे लिखकर। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका एक होमवर्क, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10, परख नली ए और बी में मैग्नीशियम के टुकड़े डाल दिए गए हैं। ए में 2 परख नली ली, ए और बी, ठीक, ये ए हो गई और ये बी हो गई। इन दोनों में क्या डाल दिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के टुकड़े। विलयन ए में क्या मिलाया इन्होंने, HCl, और विलयन बी में इन्होंने मिलाया CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल। और ये पूछ रहे हैं दो, अच्छा इन दोनों की सांद्रता समान है, मतलब अगर ये 0.5 ml है तो ये भी 0.5 ml है, मतलब इनकी सांद्रताएं क्या है, समान दी गई हैं। ठीक है,
वो पूछा है कि किसमें तेजी से बुदबुदाहट की आवाज आएगी। अच्छा, अब यहाँ क्रियाकलाप के रूप में हम क्या कर लें, HCl प्लस Mg, ठीक, तो ये क्या बना लेगा, MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और दूसरी वाली जो अभिक्रिया है ये क्या है, CH3COOH प्लस Mg, ये क्या बनाएगी, एसिटिक अम्ल। और ये तो ये पहली बात तो ये अभिक्रिया बहुत मध्य, मतलब इसकी अभिक्रिया तीव्र नहीं होगी, बहुत आराम से होगी, इसलिए जो है इसकी बुदबुदाहट की आवाज आएगी भी अगर तो थोड़ी बहुत। यहाँ पर बुदबुदाहट की आवाज क्या होगी, तीव्र होगी। आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि दो परख नलियां हैं, दोनों में मैग्नीशियम की पट्टी डाल दी गई, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक में एसिटिक अम्ल, दोनों की सांद्रताएं समान ली गई हैं, तो किस अभिक्रिया में बुदबुदाहट की आवाज तीव्र आएगी। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इस कारण से इसमें जो है आवाज बुदबुदाहट की क्या होगी, तीव्र होगी। ठीक है, ये आपको हो गया क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच कितना होता है, 6 होता है। जो ताजा दूध होता है, ताजे दूध का पीएच जो है वो कितना होता है, 6 होता है। अब ये पूछ, दही बनने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा, अगर इसको क्या बनाया जाए, दूध से जो है दही बनाया जाए, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये आपका दूध से क्या बन रहा है, दही, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है दूध से दही बनने की, यहाँ पर एक जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है ये क्या करता है, ये दूध में उपस्थित इसका दूध में उपस्थित लैक्टोज को क्या में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है, मतलब लैक्टिक अम्ल बना लेता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपके पीएच क्या होगा, पीएच का मान क्या हो जाता है, कम होगा। कम क्यों होगा, क्या कारण है, यहाँ पर ये कौन सी क्रिया करके इसमें बदल देता है, किण्वन या फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया होगी। तो ये पीएच का मान कम क्यों होगा, हम कैसे प्रूव करें। हमने ये तो देख लिया कि लैक्टिक अम्ल बनाता है। आप ये ध्यान रखें कि लैक्टिक अम्ल क्या है, जिसका पीएच 7 से क्या होता है, कम होता है। और अगर इसका पीएच 7 से कम होगा तो निश्चित तौर पे ये 6 से क्या होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। ठीक है, तो 6 से जब ये नीचे आता जाएगा तो इसका पीएच क्या होता जाएगा, दूध का पीएच कम होता जाएगा। जब ये काय में परिवर्तित होगा, दही में परिवर्तित होगा। इसी प्रक्रिया के आधार पर दूध से मठा, खमीर, पनीर, ये सब क्रियाएं की जाती हैं। और इस जीवाणु का नाम जरूर याद रखें जो दूध को दही में बदलता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। एक अंतिम क्वेश्चन है आपका, एक ग्वाला है जो ताजे दूध में बेकिंग सोडा क्या करता है, मिलाता है। क्या करता है वो, ताजे दूध में क्या मिला देता है, बेकिंग सोडा। अब चूंकि आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है, एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय यौगिक है, क्षारीय लवण है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है
यह ताजे दूध का पीएच मान बदलकर क्षारीय क्यों बना देता है। तो मतलब जैसे ही आप बेकिंग सोडा मिलाओगे इसमें आप, तो ये ताजे दूध का क्या कर देगा, पीएच के मान को क्या कर देगा, बदल देगा। अब सिंपल सी बात है, ताजा दूध जो होता है इसका पीएच कितना होता है 6, और जब इसमें क्या ऐड किया जाएगा, बेकिंग सोडा ऐड किया जाएगा। तो जब इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया जाएगा तो ये क्या कर देगा, इसके पीएच को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जब इसका पीएच बढ़ जाएगा तो ये 8 से 9 के बीएच हो जाएगा इसका पीएच। तो इन्होंने पूछा था यह ताजे दूध का पीएच मान बदलकर क्षारीय क्यों बना देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक क्षार है और जब किसी अम्लीय प्रवृत्ति के पदार्थ में बेकिंग सोडा या क्षार मिलाया जाता है तो उसकी प्रकृति वो क्या कर देता है, क्षारीय प्रकृति कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए। ठीक, बी पूछा गया है इस दूध को दही बनने में समय अधिक क्यों लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक सीधी बात पूछी गई है आपसे कि ये कह रहे हैं कि समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। किस चीज में, दूध से दही बनने में। साधारण जो पीएच पर दूध होता है वो 6 पर होता है और लगभग 4 से 5 के बीच में किसका पीएच होता है, दही का पीएच होता है। तो 6 से 4 से 5 के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने का अंतर है, 1.5 का अंतर है। ठीक, जबकि बेकिंग सोडा वाले का पीएच कितना है, 8 से 9 है, और यदि इसे 4 से 5 के बीच तक लाना है तो लगभग कितने का अंतर है, 4.5 का अंतर है। और इतने पीएच को कवर करने में किस पीएच, मतलब कौन सा मान जल्दी परिवर्तित कर सकता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु को मेहनत ज्यादा किस किस्म करनी पड़ेगी, इसमें करनी पड़ेगी। वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मतलब अभिक्रिया देर तक चलेगी, और अभिक्रिया देर तक चलेगी मतलब समय ज्यादा लगेगा। यही कारण है कि जो कोई ग्वाला होता है यदि वो बेकिंग सोडा उसमें मिलाएगा तो उस पदार्थ, उस दूध, ताजे दूध में को दही बनने में समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, यही कारण है। ठीक, तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस। अब आपके होमवर्क में हमने एक तो दिया है क्या, इनको पता करना है कि ये अभिक्रियाएं करेंगी तो किस तरीके से करेंगी, इनकी अभिक्रियाएं होंगी और कौन सा इनमें विद्युत का चालन करेगा। फिर हमने होमवर्क के रूप में क्या दिया था, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल छांटने हैं आपको और उनको साथ में काय में लिखना है, साथ साथ में उनको लिखना है, उनकी प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर आरोही क्रम में भी जमाना है। ठीक, इसके साथ साथ एक कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हमने कि यदि किसी विलयन का पीएच 9 है, यदि किसी विलयन का पीएच 9 है तो ये क्या है, ये अम्ल है या क्षार है। यदि किसी विलयन का, अगला क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का पीएच 13.6 है तो ये अम्ल है या क्षार है। और इनकी ये भी बताना है कि ये प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है या प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। ये भी आपको होमवर्क के ही क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद कोई 4 अम्ल के नाम लिखने हैं और उनके क्या लिखने हैं, फॉर्मूला। ठीक, इसी प्रकार से कोई 4 क्षार के नाम लिखने हैं और साथ में लिखने हैं उनके फॉर्मूला। और हो सके अगर संभव हो तो उनके पीएच मान भी लिख के एक लिस्ट बनाएं। ठीक,
इसके अलावा चलिए, तो इतने जो है क्वेश्चंस आपके होमवर्क में दे दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रखें। बाकी के जो अभ्यास में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला है, उदासीनीकरण अभिक्रिया तनुकरण अभिक्रिया का है, धावन सोडे का और जो है खाने के सोडे के उपयोग हैं, तो ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका इकाई 2 का जो है अंतिम क्लास थी, 4th क्लास थी, और यहाँ इस चैप्टर का होता है एंड। अगले चैप्टर में या अगली क्लास में हम किसी नए अध्याय को शुरू करेंगे, तो इन सभी होमवर्क को आपको करना है और ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। थैंक यू।